स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल किताज कॉर्नर स्टार्ट कॉमर्स में। आज हम कंटिन्यू करेंगे 20 क्वेश्चन सीरीज़ को आगे। और हमने पेपर उठाया है DSSC PGT कॉमर्स स्क्रीनिंग पेपर जो 28 जून 2021 को हुआ था। उसके 20 क्वेश्चन हमने कल की वीडियो में किए थे। आज की वीडियो में हम 20 क्वेश्चन करेंगे और कोशिश रहेगी कि ये सीरीज़ जो है वो कंटिन्यू रहे और रेगुलर आपको वीडियोज़ मिले। तो चैनल पे अगर आप नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए और आप अपने स्क्रीनिंग या एस्टेट या फिर नेट इन सभी की तैयारी आप अच्छे से कर सके। फर्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पेपर के बाद हम कौन सा पेपर उठाएं? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर दें, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर करें कि कौन सा पेपर हमें इसके बाद उठाना चाहिए। Which of the following is not a principal goal of planning laid down by Planning Commission of India in 1950? देखिए, इंडिया का जो प्लानिंग कमीशन है, जो हमारा योजना कमीशन है, उसके अकॉर्डिंग कौन सा प्रिंसिपल गोल नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन ही टिक हो जाएगा, टू नेशनलाइज बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। बैंक का और इंश्योरेंस का राष्ट्रीयकरण करना, ये इनका प्रिंसिपल गोल नहीं है। बाकी सारे ही गोल हैं। टू अचीव फुल एम्प्लॉयमेंट, पूर्ण रोजगार को प्राप्त करना। टू एस्टेब्लिश ए सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी बेस्ड ऑन इक्वलिटी, यानी कि समाज में एक ऐसे समाज की स्थापना करना जहाँ पर समानता हो, एंड सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय हो, एंड एब्सेंस ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, यानी किसी का भी शोषण ना हो। टू इंक्रीज प्रोडक्शन टू द मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंट सो एज टू अचीव हायर लेवल्स ऑफ नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम और हायर लेवल ऑफ नेशनल इनकम, इन दोनों को अचीव करने के लिए प्रोडक्शन को भी मैक्सिमाइज़ किया जाए। ये सारे गोल हैं हमारे प्लानिंग कमीशन के, लेकिन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस का नेशनलाइजेशन करना ये प्रिंसिपल गोल नहीं रहेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक करें। क्या लाइक करने में कुछ नहीं जाता, एक बटन ही प्रेस करना है, बट वो मेरे लिए मोटिवेशन हो जाएगी, जैसा आपको ठीक लगे। सेकेंड क्वेश्चन है, ग्राफ ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डिपिक्टिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज इज़। देखिए, एक ग्राफ है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, उसमें से डिपिक्टिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जिसके अंदर दिखाई जाती है वो कौन सा है? ये हो जाएगा ओजीव, क्योंकि ओजीव का तो दूसरा ही नाम है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। ठीक है, ओजीव का सेकंड नेम क्या है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। उसमें फ्रीक्वेंसी को प्लॉट करने से पहले क्यूमुलेट कर लिया जाता है, तो ये ओजीव इसका आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, द सेंट्रल टास्क ऑफ ए मैनेजर इज़ टू गेट वर्क डन विद द कोऑपरेशन ऑफ पीपल। देखिए, सेंट्रल टास्क ऑफ मैनेजर, एक मैनेजर का मुख्य कार्य क्या होता है? इज टू गेट वर्क डन, काम करवाना, विद द कोऑपरेशन ऑफ पीपल, लोगों के सहयोग से, फॉर द अटेनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, संगठन के उद्देश्य को भी ध्यान में रखा जाता है। दिस इज द ड्यूटी ऑफ एवरी मैनेजर, डज इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी मैनेजर। तो हर मैनेजर का ये कर्तव्य बनता है कि टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ पीपल, लोगों के व्यवहार को स्टडी करे, अध्ययन करे, वर्किंग अंडर हिम, जो उसके अंडर काम कर रहे हैं, एंड अडोप्ट द नेसेसरी टेक्निक्स, और अलग अलग तरह की तकनीक अपनाए, टू इंस्पायर पीपल, लोगों को इंस्पायर करने के लिए, ताकि वो कोऑपरेट कर सके, एंड कंट्रीब्यूट देयर बेस्ट एफर्ट टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशनल गोल, संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में अपने बेस्ट एफर्ट वो दे सके। तो ये कौन सा हो जाएगा? ये होता है मोटिवेशन। मोटिवेशन के अंदर ही मैनेजर देखता है कि उसके अंडर जितने भी सबऑर्डिनेट हैं, जितने भी काम करने वाले हैं, वो किस तरह से काम कर सकते हैं, उनके बिहेवियर को स्टडी करे वो, और उसी तरह से उन्हें कोऑपरेट करे, आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करे, संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने में उनकी मदद करे। ये हो जाएगा हमारा मोटिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है लोरेंज कर्व से, डैश विच वाज ओरिजिनली यूज टू मेजर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम। देखिए, लोरेंज कर्व में ये दो बातें ही सबसे पहले आती हैं कि ये किस लिए होता है? मेजर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। देखिए, जो ये ग्राफ होता है ना, इसमें भी ये लिया जाता है। इसमें क्या है मेन बात कि परसेंटेज में ली जाती हैं दोनों ही चीज़ें, क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन, क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ इनकम। इनकम एंड वेल्थ की बात की गई है यहाँ पे दोनों ही तरफ। इज़ नाउ ऑल्सो यूज टू, और ये आज किस लिए यूज़ किया जाता है? टू स्टडी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, वेजेस एंड टर्नओवर एक्सेट्रा। इट इज़ ए ग्राफिक मैथड ऑफ स्टडिंग डिस्पर्जन। इट इज़ ए डबल क्यूमुलेटिव परसेंटेज ग्राफ, यानी कि डबल परसेंटेज हो गया ना, एक्स एक्सिस पे भी और वाई एक्सिस पे भी, दोनों जगह ही परसेंटाइल को लिया गया है। यूज्ड इन डिटरमाइनिंग द एक्सटेंट ऑफ इनइक्वलिटी ऑफ आइटम्स। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा? लोरेंज कर्व। देखिए, लोरेंज कर्व को किसने डेवलप किया था? अमेरिकन इकोनॉमिस्ट हैं ये मैक्स लोरेंज सर। 1905 में इन्होंने इस लोरेंज कर्व को डेवलप किया था। देखिए, इसका लोरेंज कर्व का पर्पज़ क्या होता है? लोरेंज कर्व ये इस तरह से दिखाया जाता है। ये हमारा होता है परफेक्ट इक्वलिटी ऑफ लोरेंज कर्व, और ये होती है एक्चुअल लोरेंज कर्व।
यानी कि विजुअलाइज द, ये देखने के लिए इसका पर्पज़ क्या है, ये देखना कि द डिफरेंस बिटवीन द आइडियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमारा आइडियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड द एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए गिवन वैल्यू और कमोडिटी अक्रॉस ए पॉपुलेशन। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस देखा जाता है इसमें लॉरेंज कर्व में। चैनल का सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि वीडियोस आपके लिए बहुत ही हेल्प करेंगी। आप इसे कह सकते हैं मिशन स्क्रीनिंग या मिशन एस्टेट भी इसे बोल सकते हैं। 20 क्वेश्चन की जो सीरीज़ जो स्टार्ट की गई है उसका मकसद ही क्या है, स्क्रीनिंग क्लियर करना या एस्टेट क्लियर करना, या जो भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, अभी नवंबर में शायद नेट के एग्ज़ाम भी होंगे, तो वहाँ पे भी चैनल बहुत ही हेल्प करेगा। हम सारे एस्टेट के पेपर कर चुके हैं, DSSB के 2018 के क्वेश्चन पेपर हम कर चुके हैं, और अभी कंटिन्यू हम सारे ही क्वेश्चन पेपर करेंगे। कोई भी क्वेश्चन अपनी तरफ से नहीं बनाया गया है, प्रीवियस ईयर के पेपर को ही उठाया गया है, उन्हीं के क्वेश्चंस को ही लिया गया है, और क्वेश्चन रिपीट होते ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ ए पॉलिसी। पॉलिसी क्या होती है, एक नीति क्या होती है। देखिए, एक जनरल स्टेटमेंट है, जनरल स्टेटमेंट और अंडरस्टैंडिंग्स विच गाइड और चैनल, जो हमें क्या दिखाती है, जो मार्गदर्शक बनती है थिंकिंग एंड एक्शन इन डिसीजन मेकिंग, ताकि जो डिसीजन लिया जाएगा उसमें थिंकिंग एंड एक्शन, जो डिसीज़न लेना है उसके बारे में, जितनी भी समस्याएं हैं उसके बारे में विचार किया जाता है और फिर कार्यवाही की जाती है। ये सब कुछ पॉलिसी में बता दिया जाता है कि आप कौन से काम कर सकते हो, किस तरह से कार्य कर सकते हो। तो ये एक जनरल स्टेटमेंट है जिसके अंदर रहकर ही काम किया जाता है, जो एक गाइड की तरह काम करती है। नेक्स्ट है चूज़ द फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन के बारे में एक गलत स्टेटमेंट यहाँ दी गई है, उसको चूज़ करना है। देखिए, 3rd नंबर की जो स्टेटमेंट है वो गलत स्टेटमेंट है। कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस पोजीशंस एट द सेम लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड वर्टिकल कोऑर्डिनेशन। देखिए, जो सेम लेवल की बात की गई है तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेशन आ जाएगा, तो वर्टिकल कोऑर्डिनेशन वाली बात गलत हो जाती है। अब जो सही बात है एक बार उसको भी पढ़ लेते हैं। कोऑर्डिनेशन हेल्प्स इन रिसॉल्विंग द कन्फ्लिक्ट ऑफ पर्सन गोल्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, यानी कि एक जो संघर्ष, एक जो लड़ाई पैदा हो जाती है संगठन के अंदर के संगठन के उद्देश्य और व्यक्ति विशेष के उद्देश्यों के बीच में जो झगड़ा हो जाता है, कोऑर्डिनेशन उसके अंदर हेल्प करता है, उसे रिसोल्व करने में हेल्प करता है। सेकंड क्या, कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड यूनिटी ऑफ एक्शन इन द ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल, कोऑर्डिनेशन ये क्या होता है, सहयोग, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी काम किए जाएंगे वो सभी एक मकसद की तरफ होंगे, तो ये कोऑर्डिनेशन के अंदर ही पॉसिबल हो पाता है। थर्ड क्या, द नीड फॉर कोऑर्डिनेशन इंक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन द इंटरडिपेंडेंस बिटवीन ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स। कोऑर्डिनेशन की नीड, कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत कब बढ़ जाती है, विद एन इंक्रीज इन द इंटरडिपेंडेंस बिटवीन ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट। जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन की यूनिट्स हैं उनके बीच में जब अंतर्निर्भरता बढ़ती है ना, तो कोऑर्डिनेशन की नीड भी बढ़ जाती है। सेवन्थ क्वेश्चन है आज का, विच ऑफ दीज पर्सनस कैन फाइल ए कंप्लेंट अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो यहाँ पूछा गया कि कंज्यूमर कौन है। ठीक है, जो कि कंप्लेन है अपनी दर्ज करवा सकता है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंडर। देखिए, ABCDE पाँचों ही कंज्यूमर हो सकते हैं। फर्स्ट है एनी वॉलेंट्री कंज्यूमर एसोसिएशन रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 1956 अंडर एनी अदर लॉ बीइंग इन फोर्स। सेकंड है कंज्यूमर। थर्ड है द सेंट्रल गवर्नमेंट। फोर्थ है वन और मोर कंज्यूमर्स वेयर देयर आर न्यूमेरियस कंज्यूमर्स हैविंग द सेम इंटरेस्ट। एंड फिफ्थ है एनी स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, ये पांचों ही जो है वो कंज्यूमर हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेफिनेशन पूछी गई है, किसने दी, बावली सर की डेफिनेशन दी है। क्वेश्चन दिया गया है, अकॉर्डिंग टू whom statistics are numerical statements of fact in any department of inquiry placed in relation to each other। यानी कि सांख्यिकी एक दूसरे के संबंध में रखी गई जांच के किसी भी विकास में तथ्यों का संख्यात्मक विवरण है। बावली सर की डेफिनेशन दी गई है, तो बावली ऑप्शन फर्स्ट पे जो है वो टिक कर देंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग 5-year प्लान्स बेसिस was formed by the strategy popularly known as the नेहरू महलनोबिस स्ट्रैटेजी। नेहरू महलनोबिस रणनीति के अंदर कौन सा 5 ईयर जो हमारा प्लान है, पंचवर्षीय रणनीति है, पंचवर्षीय योजना जो है, कौन सी पंचवर्षीय योजना इस रणनीति के ऊपर बेस थी। सेकंड प्लान, ये हमारी दूसरी योजना आ जाएगी।
10th क्वेश्चन है ए डैश इन रिलेशन टू एनी गुड्स मीन्स ए पर्सन हु सेल्स और डिस्ट्रीब्यूट्स एनी गुड्स फॉर सेल। तो ये हमारा ट्रेडर पे हम टिक कर देंगे 10th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज़ नॉट ए सेलिएंट फीचर ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। इसमें से कौन सा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 की फीचर्स नहीं है, ठीक है, उसकी विशेषताएं नहीं है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की विशेषताएं नहीं है। तो सेकंड है द हॉलमार्क ऑफ द एक्ट इज़ दैट इट हैज़ नॉट सेट ए टाइम फ्रेम फॉर द डिस्पोजल ऑफ केसेस। ये कह रहा है कि इस एक्ट में ना जितने भी केसेस जाते हैं उसको सेट ऑफ करने के लिए कोई भी टाइम डिसाइडेड नहीं है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है, टाइम डिसाइडेड होता है वहाँ पे। तो ये ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। बाकी सारे फीचर्स है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की। इट अप्लाइज टू ऑल गुड्स एंड सर्विसेज अनलेस अदरवाइज एक्सप्रेसली नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, कि सभी तरह की वस्तु और सेवा पर लगता है जब तक कि केंद्र सरकार के द्वारा कोई नोटिफिकेशन जारी ना कर दिया जाए। इट इज़ नीडेड ए वेरी यूनिक एंड हाईली प्रोग्रेसिव पीस ऑफ सोशल वेलफेयर लेजिस्लेशन। सामाजिक कल्याण का जो कानून है उसके बारे में एक बहुत ही हाईली एंड बहुत यूनिक यानी कि अनूठा एंड हाईली प्रोग्रेसिव पीस है ये, एंड इज़ एक्लेम्ड एज द, ये देखिए, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कंज्यूमर्स। मैग्ना कार्टा होता क्या है? मैग्ना कार्टा का मतलब है पूरे भारत में उपभोक्ता मंचों और अपीली अदालतों की स्थापना की गई है, और यहाँ पे माल और सेवा यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज में कोई अगर डिफेक्ट आता है या कोई भी कंज्यूमर को चीट करता है तो उसके बारे में यहाँ पर कंज्यूमर अपील कर सकते हैं और उनकी पूरी सुनवाई की जाती है। एंड फोर्थ है इट अलोज फाइलिंग ऑफ क्लास एक्शन कंप्लेंट्स ऑन बिहाफ ग्रुप्स ऑफ कंज्यूमर हैविंग कॉमन इंटरेस्ट, यानी कि बहुत सारे कंज्यूमर है जिनकी एक ही शिकायत है, तो वहाँ पे क्या सारे कंज्यूमर नहीं आगे जाते, उसमें से जो उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं वो ही आगे जाते हैं और इसको बोला जाता है क्लास एक्शन, यानी कि पूरे वर्ग के लिए कार्यवाही की जा सकती है वहाँ पे। तो ये सारे ही कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के फीचर्स हैं। कौन सा नहीं था कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो अपने झगड़ों के निपटाने के लिए कोई टाइम सेट नहीं करता है, टाइम लिमिट नहीं है, वहाँ पे टाइम लिमिट होती है। नेक्स्ट क्या है 12th क्वेश्चन, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इज एन इन्वेस्टमेंट वेयर द फॉरेन पार्टी डज नॉट सीक कंट्रोल ओवर द इन्वेस्टमेंट। कि पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जहाँ पर जो विदेशी पार्टी है वो अपने विनियोग पर बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं रखती है। बाकी सारे इनकरेक्ट हैं, तो इनकरेक्ट को क्या पढ़ना, करेक्ट होते तो हम सारे पढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स रेफर टू द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ए मैनेजर कैन इफेक्टिवली सुपरवाइज। देखिए यहाँ क्या कहा गया है कि ऐसी कौन सी टर्म है जो इस पूरी स्टेटमेंट के लिए दिखाई गई है। द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ए मैनेजर कैन इफेक्टिवली सुपरवाइज, कि एक मैनेजर के अंडर जितने भी सबऑर्डिनेट हैं वो कितने होने चाहिए ताकि वो अच्छे से सुपरवाइज उन्हें कर सके। तो इसके लिए एक टर्म यूज़ की गई है स्पान ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण का विस्तार सिद्धांत। देखिए इसमें क्या है, जो हेनरी फ्यूल सर के जो सिद्धांत है उसमें बताया गया है जो ट्रेडिशनल एस्पेक्ट है हमारी फोकस करने की, वो क्या है कि 5 और 6 सबऑर्डिनेट ही होने चाहिए एक मैनेजर के अंडर, ताकि वो उन्हें अच्छे से सुपरवाइज कर सके। लेकिन जो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशनल एक्सपर्ट है वो कहते हैं कि 50 to 20 सबऑर्डिनेट्स भी हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ ए बैंक रेट। बैंक दर क्या है? देखिए द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय द आरबीआई ऑन लोन्स टू कमर्शियल बैंक। आरबीआई जो कमर्शियल बैंक को लोन देता है उसके ऊपर जो रेट इंटरेस्ट ऑफ रेट होती है वो है हमारी बैंक रेट, और एट प्रेजेंट हमारी बैंक रेट कितनी है 4%, यानी कि 4% पे आरबीआई दूसरे कमर्शियल बैंक को लोन देता है। 15 क्वेश्चन है ए डॉक्यूमेंट इशूड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर मीटिंग इट्स टेम्पररी डेफिसिट्स एंड फाइनेंसिंग द एक्सपेंडिचर इज़ नोन एज। एक डॉक्यूमेंट इशू किया जाता है आरबीआई के द्वारा ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर मीटिंग इट्स टेम्परेरी डेफिसिट एंड फाइनेंसिंग, अपने जो भी उसके शॉर्ट टाइम के जो पैसे की कमी है उसे पूरा करने के लिए आरबीआई के द्वारा ये जो डॉक्यूमेंट है वो जारी किया जाता है। इसे क्या कहते हैं ट्रेजरी बिल। ठीक है, अब देखिए ये जो ट्रेजरी बिल है वो 4 तरह का होता है। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि बताइए कौन सा जो ट्रेजरी बिल नहीं है, तो ये 4 हैं वो आप याद कर लीजिए। 14 डेज ही याद करना पड़ेगा, 14 एंड 91, बाकी 91 टू जा 182, 182 टू जा 364, तो ये आराम से याद हो जाते हैं। 4 ही तरह के ट्रेजरी बिल होते हैं, 14 डेज, 91 डेज, 182 डेज एंड 364 डेज। इसको हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 133 एस्टेट 2019 में। देखते हैं एक बार वहाँ से दोबारा। ट्रेजरी बिल होते क्या हैं? ये एक ऐसे अल्पकालीन प्रपत्र हैं, यानी कि शॉर्ट टर्म के डॉक्यूमेंट हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार अपनी अल्पकालीन वित्तीय आवश्यकताओं को, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल कंडीशन को पूरा करने के उद्देश्य से वित्तीय संस्थाओं या जनता को जारी करती है। ठीक है, इनकी अवधि कितनी होती है? 1 साल से अधिक नहीं हो सकती,
इनका निर्गमन, इनको जो इशू करता है वो कौन करता है? आरबीआई करता है और गवर्नमेंट की तरफ से करता है। अभी क्वेश्चन में ही पूछा गया था ऐसे कौन सा डॉक्यूमेंट है जो आरबीआई द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जारी किए जाते हैं, और इनकी अवधि देखिए, ये सारा ही छोटी सी थ्योरी में सारी बातें आ गई थी और यहीं से ही क्वेश्चन बार बार बन के आते हैं। ये अवधि जो है इसकी होती है 14 डेज़, 91 डेज़, 182 डेज़, 364 डेज़ की होती है और इन्हें जीरो कूपन बॉन्ड भी कहा जाता है। इनकी जो न्यूनतम राशि है वो है 25,000 रुपये और इन्हें 25,000 के मल्टीपल में ही खरीदा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स फ्रॉम अनस्क्रूपुलियस एंड अनएथिकल प्रैक्टिसेस बाय बिजनेस पीपल, यानी कि व्यापारी लोगों के द्वारा जो बेईमानी और अनैतिक आचरण किया जाता है उससे अपने कंज्यूमर को बचाने के लिए द इंडियन गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम हैज़ इनएक्टेड डिफरेंट लाज, समय समय पर नए नए कानून जो है वो लागू करती रही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट डज नॉट कम अंडर दिस लिस्ट, इस लिस्ट में कौन सा कानून नहीं आता है? इसमें द स्टैंडर्ड ऑफ परचेजिंग एंड मेजर्स एक्ट 1956 नहीं आता, बाकी सारे एक्ट इसके अंदर आते हैं। द इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूशन सर्टिफिकेशन एक्ट 1952, द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। सारे ही एक्ट याद होने चाहिए, साथ में उनके ईयर भी अच्छे से याद होने चाहिए, क्योंकि मैच मेकिंग में भी ये कई बार आ जाता है कि जैसे सेल्स ऑफ गुड्स टैक्स कौन सा है, एमआरटीपी एक्ट कौन सा है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट कौन सा है। ये सारे उनके जो डेवलपमेंट, जो भी इनके डेवलपिंग ईयर बोल लो या फिर जिस साल में ये लागू किए गए थे, वो सारे एक्ट हमें याद होने चाहिए, ईयर हमें याद होने चाहिए। इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन सर्टिफिकेशन एक्ट है 1952, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट है 1940, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है 1930। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज़ ए मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा, प्राइमरी डाटा को इकट्ठा करने का कौन कौन सा तरीका है, कौन कौन सा मेथड है? प्राइमरी डाटा होता क्या है? प्राइमरी डाटा इज़ ए टाइप ऑफ डाटा दैट इज़ कलेक्टेड बाय रिसर्चर्स डायरेक्टली फ्रॉम मेन रिसोर्सेज थ्रू इंटरव्यूज, सर्वेज, एक्सपेरिमेंट एक्सेट्रा, यानी कि रिसर्चर जो अनुसंधान करता है उसके द्वारा डायरेक्टली खुद ही जाके वो डाटा इकट्ठा किया जाता है, यानी कि पहले से पब्लिश है अगर कहीं वो डाटा, तो वो डाटा नहीं लिया जाता। एक तरह से इसको रॉ डाटा भी बोल सकते हैं, यानी कि सारा डाटा खुद ही इकट्ठा किया जाता है बाय रिसर्चर। तो इसके मेथड्स कौन कौन से हैं? पर्सनल इंटरव्यूइंग इसका मेथड है, तीनों ही इसके मेथड है। शेड्यूल इसका मेथड है, एंड थ्रू लोकल रिपोर्ट्स एंड कोरेस्पोंडेंट्स, ये सारे ही प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने के मेथड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ एमआरटीपी एक्ट 1969? एमआरटीपी एक्ट 1969 का क्या ऑब्जेक्टिव है? आंसर में सारे ही ऑब्जेक्टिव हैं, लेकिन पहले बढ़ते हैं कि ये होता क्या है। एमआरटीपी एक्ट, फुल फॉर्म ऑफ एमआरटीपी एक्ट बहुत बार पूछी गई है पेपर में। मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1969, इट मीन्स एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार। 1969 केम इनटू फोर्स विद इफेक्ट फ्रॉम, ये तारीख भी इम्पोर्टेंट है कि ये प्रभाव में कब लाया गया? 1 जून 1970 से प्रभाव में लाया गया। एक्ट के आगे आएगा 1969, लेकिन प्रभाव में लाया गया कब, लागू किया गया 1 जून 1970 को। अब देखिए इसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। फर्स्ट है, नो मोनोपोलीज, के बाजार में कोई भी एकाधिकार नहीं होगा। टू एंश्योर दैट द ऑपरेशन ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम डज नॉट रिजल्ट इन द कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर टू द कॉमन डिट्राइमेंट, यानी कि जो भी इकोनॉमिक सिस्टम है, ऑपरेशन ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम, जो भी हमारा आर्थिक सिस्टम है, आर्थिक व्यवस्था है, उसके जो ऑपरेशन, उसके जो काम है, वो किसके कारण नहीं है कि भाई हमारी इकोनॉमिक पावर कंसंट्रेट नहीं है, ठीक है, वो किसी के हाथ में नहीं सिकुड़ी हुई है, यानी कि कुछ भी हानिकारक प्रभाव हमारी अर्थव्यवस्था के ऊपर नहीं है। एंड टू प्रोहिबिट डिस्ट्रक्टिव एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, ये रोक लगाता है जितने भी अनैतिक व्यापारिक क्रियाएं हैं उन सभी के ऊपर। विच आर प्रीजुडिशियल टू पब्लिक इंटरेस्ट, जो कि हानिकारक है सामान्य जनता के हितों के लिए, उन सभी के ऊपर ये रोक लगाता है। ये एमआरटीपी एक्ट हो गया हमारा, इसके तीनों ही उद्देश्य थे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 19 क्वेश्चन है अपना, डिस्पर्जन से चूज़ द फॉल्स स्टेटमेंट, गलत स्टेटमेंट है जो उसे हमें छांटना है। गलत स्टेटमेंट है यहाँ पे, द ओनली पर्पज़ ऑफ मेजरिंग डिस्पर्जन इज़ टू असेस द रिलायबिलिटी ऑफ एन एवरेज, यानी कि सिर्फ एवरेज की रिलायबिलिटी को देखना ही इस डिस्पर्जन का सिर्फ एकमात्र उद्देश्य है, तो ये गलत हो जाएगा। देखिए डिस्पर्जन होता क्या है, डिस्पर्जन में देखा जाता है कि जो भी ऑब्जर्वेशन है, यानी कि जो भी हमें डाटा दिए गए हैं, जो वैल्यूज़ दी गई हैं, वो सेंट्रल वैल्यू से कितना वेरी कर रही है। सेंट्रल वैल्यू मतलब मीन से कितना वेरी कर रही है, क्योंकि कितने तरह का था, रेंज, क्वार्टर डेविएशन, ये सारा, और इन सभी में क्या है
ये देखा जाता है कि सेंट्रल वैल्यू से वो कितना आगे पीछे है, ठीक है। और ये दो तरह से इसका मेजरमेंट किया जाता है, एक तो ऑब्सोल्यूट डिस्पर्जन बोला जाता है और एक रिलेटिव डिस्पर्जन बोला जाता है। तो फोर्थ स्टेटमेंट हमें छाटनी थी, छाट ली। अब जो सही है एक बार वो भी पढ़ लेते हैं कि कंपैरिजन ऑफ टू सेट ऑफ डाटा कैन ओनली बी डन बाय रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। बिल्कुल, ये दो तरह का जो मेजरमेंट है उसमें जो रिलेटिव मेजर्स है उसमें टू सेट ऑफ डाटा को कंपेयर किया जाता है। सेकेंड है गुड मेजर ऑफ डिस्पर्जन शुड प्रेफरेबली यूज़ ऑल द आइटम्स ऑफ द डाटा, ठीक है। एक अच्छा जो मापक है डिस्पर्जन का वो सभी आइटम्स को लेता है, सभी को मौका देता है। एंड वेरिएबिलिटी इटसेल्फ में बी समटाइम्स यूज्ड इन डिसीजन मेकिंग में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो जो गलत है वो ये है कि ये सिर्फ एवरेज की रिलायबिलिटी को देखने का एकमात्र तरीका है, तो इसका एकमात्र उद्देश्य है, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आज का। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 2 सबसेक्शन 1D ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 द टर्म कंज्यूमर इज़ डिफाइंड एज। अब कंज्यूमर की जो डेफिनेशन है वो किसके अंडर दी गई है, तो उस हिसाब से ये सेक्शन भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। सेक्शन 2(1)D कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का कंज्यूमर की डेफिनेशन दी गई है, पर्सन हु बाइज एनी गुड्स फॉर ए कंसिडरेशन होता है प्रतिफल के बदले, यानी कि जब भी कोई वस्तु खरीदी गई है तो उसके बदले में प्रतिफल यानी कि पैसा चुकाया गया है, मनी में उसकी पेमेंट की गई है, यानी कि कोई भी प्रतिफल हो सकता है वो, यानी कि फ्री में अगर किसी से कोई चीज़ ले ली तो और फिर वो अगर ख़राब निकली है तो उसके खिलाफ कोर्ट में केस नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है पर्सन हु हायर्स और अवेल्स ऑफ एनी सर्विस फॉर ए कंसिडरेशन, सेम थिंग कि जो भी गुड्स या सर्विस जो भी ली जाएगी तो उसके बदले में कंसिडरेशन जरूर होना चाहिए। तो बोथ ही एंड भी दोनों ही कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अकॉर्डिंग कंज्यूमर की डेफिनेशन हो जाती है। तो यहाँ से हमें क्या याद रखना है, कंज्यूमर की डेफिनेशन सेक्शन 2(1)D के अकॉर्डिंग जो है सेक्शन इसकी कंज्यूमर की डेफिनेशन दी गई है। तो आज के जो 20 क्वेश्चन, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में लगे बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। टिल देन बाय बाय।